नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे स्केटिंग ट्यूटोरियल के अंदर। थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आपकी बहुत सारी फीडबैक्स हमारे पास आए हैं कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुई है। थैंक्स टू उपलक्ष फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, थैंक्स टू फ्री स्टाइल स्केटर फ्रॉम उत्तराखंड, एंड थैंक्स टू Gupta sir from Gurgaon, and many more are commenting us and contacting us about that video. And thank you so much guys. आज हम शूट करने वाले हैं हमारे स्केटिंग ट्यूटोरियल का चौथा व्लॉग, फोर्थ व्लॉग वी आर गोइंग टू शूट दैट टुडे। एंड और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, तो वीडियो में बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेरिंग्स को लेके। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारे कंटिन्यूसली रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को देखते हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो हमें पता चलता है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, तो हम आपको बहुत इजीली हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स एरियाज के अंदर जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। और स्केटिंग एक एज कैटेगरी वाला गेम है दोस्तों, जो एज के बिहाफ पे आगे चलता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेट कैटेगरी। तो इसलिए आपके पास टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए सही टाइम पे सही ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं उतनी ज़्यादा नॉलेज को आप ग्रैब कीजिए। उसके लिए आपको क्वेश्चंस पुट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चंस पूछना शुरू नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी दोस्तों। ये सेम चीज़ एजुकेशन के अंदर भी होती है। जब तक आप टीचर्स के साथ क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक उसी तरीके से आप हमें कमेंट किया कीजिए, वो अच्छे बुरे कमेंट कैसे भी हो सकते हैं, विल ऑल एक्सेप्ट द ऑल द कमेंट्स। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कमेंट कीजिए, लेकिन रिस्पेक्टफुल हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम, और हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोटेड। हमसे जम्मू के एक स्केटर ने क्वेश्चंस पुट किया था कि सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग स्केटर हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क एट योर एंड। उनका क्वेश्चन था, उनकी प्रॉब्लम थी कि सर मैं प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, मैं 3-3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, मॉर्निंग में 3 घंटे, इवनिंग में, बट कंपटीशन के अंदर जाके मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं जिनको प्रैक्टिस के अंदर बीट कर रहा होता हूँ, वही कॉम्पिटिटर्स मुझे बीट कर देते हैं और वो काफ़ी गैप भी दे देते हैं। सो सर ये कौन सी प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया है मेरा कि मुझे गेम कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मैं उनकी इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहूँगा आज आपके साथ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन फ्रेंड्स किसी के साथ भी हो सकती है, बहुत से स्केटर्स के साथ होती है। जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा स्मार्ट खेलें। आपको अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, और आपको ये देखना चाहिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं क्या वो 100% दे रहे हैं या नहीं। अगर वो 100% दे रहे हैं तो ही आपको 100% देना चाहिए, बिकॉज दे आर सेविंग देयर एनर्जी। मजा तभी आता है दोस्तों जब सामने वाला भी पूरी ताकत के साथ आपके साथ लड़े, और तभी उसको हराने का फायदा है। अगर सामने वाला बिल्कुल मतलब कि बिना हथियार के आपके सामने खड़ा है तो उसका सर काटने का कोई फायदा नहीं होता। इट्स अ वॉर स्ट्रेटेजी। सेम अप्लाइड इन दैट स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि आपको स्मार्ट खेलना चाहिए कि सामने गेम के हो क्या रहा है, व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। अगर आप वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको वो चीज़ भी नोटिस करनी चाहिए। और ऐसा आपको डेली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। इफ समवन इज लेजी, डोंट यू बी टू लेजी। आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर अपने 100% देना है। 100% मीन्स कि आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जान ही ना बचे। आपको इस तरीके से एफर्ट्स लगाने। 100% का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं है और उसके बाद भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 100%। हर कोच से सुना होगा, हर टीचर से सुना होगा, गिव योर 100%, गिव योर 100%, लाइक दैट। दे वांट टू से कि आप थकने के बाद भी
जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता है आपको वो चीज़ अचीव करनी है, आपको अपने गोल तक पहुंचना है। 100% का ये मतलब होता है दोस्तों। सो इस बात को याद रखिए अगर कोई स्केटर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो, और वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ पा रही है। वीक के अंदर 6 डेज ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें से आप 2 डेज अपने कॉम्पिटिटर्स की स्मार्ट मूव्स को, टेक्निक्स को फॉलो करने में लगाएं, और 4 डेज आप 100% दीजिए, जिससे आपकी इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और मसल्स बिल्ड होंगी। उसमें आप आगे जाके लीड कर सकते हैं। और वो जो 2 दिन जिस दिन आपको ऑब्जर्वेशन करनी है उस दिन आप अपने कॉम्पिटिटर्स के पीछे रह के ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके पीछे जाइए। शफलिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप हमेशा आगे लीड कर रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, सो अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा दिमाग भी यूज करना चाहिए कि भाई मैं पीछे रह के रेस को कैसे चला सकता हूँ, क्योंकि आप हमेशा एक ही सिचुएशन में नहीं रहेंगे रेस के अंदर। हो सकता है रेस के अंदर आपको पीछे भी आना पड़े, बार बार आगे भी जाना पड़े, और कोई आपको ब्लॉक भी कर सकता है, कोई आपको मतलब भागते भागते पुश भी कर सकता है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बाई चांस इफ यू गेट फॉल, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी स्केटर के साथ, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। स्केटिंग के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, गिरना, उठना और फिर भागना। तो आपको उस टाइम पे किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को पकड़ना है फिर से, और उसको ओवरटेक किस तरीके से करना है, और डिस्टेंस की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप कंटिन्यूसली यू आर गोइंग फॉर इंड्योरेंस ट्रेनिंग एवरी डे तो वो भी गलत है। आपको अपने इवेंट्स को ध्यान में रख के ट्रेनिंग करनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है स्केटिंग के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, आप किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने शुगर कट कर रखी है, मैं ये कर रहा हूँ आजकल, मैं ये थेरेपी ले रहा हूँ। तो दे आर वर्किंग फॉर न्यूट्रिशन ऑल्सो। आपने बहुत कम ऐसे प्लेयर्स देखे होंगे जो मैरिजेस, फंक्शंस, पार्टीज, बर्थडे पार्टीज इनको अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर अवॉइडिंग जंक फूड्स, दे आर अवॉइडिंग अनहाइजीनिक फूड। वो खुद का घर का बना हुआ खाना ही पसंद करते हैं, हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, और हाई प्रोटीन डाइट खाना पसंद करते हैं। दे आर अवॉइडिंग ऑयल्स। द बेसिकली दे वांट कि एक ही ऑयल या फिर मतलब जिसके अंदर खाना बनता है उसी को वो फॉलो करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि पार्टीज वगैरह में अगर आप आउटसाइड कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे व्हाट दे आर यूजिंग दे आर नॉट अवेयर, और वो उनकी हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना नुकसान करेगा, ये किसी को भी नहीं पता होता है। स्पोर्ट्स एक तपस्या है दोस्तों, आसान नहीं है कोई भी स्पोर्ट्स खेलना। मैं सिर्फ स्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो स्पोर्ट्स की जर्नी किसी की भी आसान नहीं होती है। इट्स सच अ टफ जॉब, और स्केटिंग भी इतनी आसान नहीं है। स्केटिंग अगर कोई इंसान कर रहा है तो उसको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। उसका रूटीन बहुत टाइट होता है, उसका रूटीन बहुत टफ बनता जाता है एवरी एज ग्रुप। जैसे जैसे उसका एज ग्रुप बड़ा होता जाएगा उसके लिए मतलब एक्सपेक्टेशंस और टारगेट्स और कॉम्पिटिटर्स बड़े होते जाएंगे। तो इसलिए स्केटिंग के अंदर जितना जल्दी हो सकता है आप अपने गोल को अचीव कर लें तो बेटर है। आई होप उपलक्ष आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा, हम उम्मीद करते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है उपलक्ष तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल कॉल यू एंड विल कनेक्ट विद यू एंड वन डे विल कम लाइव विद यू ऑल्सो। हम आपके साथ लाइव आएंगे, हम प्रॉपरली आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल, कीप इन टच एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। उपलक्ष्य मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कोच की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कोच का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज़ गो एंड मीट मिस्टर अर्जुन गंडोत्रा सर। आप उनके पास जाइए, उनके अंडर ट्रेनिंग कीजिए एंड दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। अगर आप उनसे ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आई एम 100% श्योर, मैं पूरे विश्वास के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे से गेम में काफ़ी सीनियर हैं, इंडियन टीम कैप्टन भी रह चुके हैं, और बहुत ही मतलब नाइस पर्सन है, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। वो 101% आपको सपोर्ट करेंगे। और कोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले रह के ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, और आपने अकेले ट्रेनिंग करके मेडल जीता है, तो आप गलत हो सकते हैं। कोच की ज़रूरत सबको पड़ती है दोस्तों, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ और कम बैक कर रहा हूँ और मेरे को एक अच्छे लेवल पे मेडल निकालना है तो कोच की ज़रूरत मुझे भी पड़ेगी। चाहे उस इंसान को कुछ ना आता हो, अगर वो आपकी कमियों को देख सकता है और उसको सुधारने में एफर्ट्स कर रहा है तो वो कोच है।
और कोई भी कोच हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका सीनियर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, एनीवन एल्स, XYZ कोई भी हो सकता है, बट वो 100% डिवोटेड हो आपको ट्रेन करने में और आपकी कमियों को ढूंढने में और उनको सॉल्व करने में आपको सपोर्ट कर रहा हो, वो कोच है। तो कोच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उपलक्ष, मैं बताना चाहूँगा आपको। आप प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है एक प्रोफेशनल कोच के अंदर जाइए, बिकॉज आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट योर पैशन। आप काफ़ी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है आप एक प्रोफेशनल कोच के अंडर अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी करेक्शंस को इम्प्रूव के साथ साथ उसके अंदर बेस्ट बनिए, उसको ख़त्म कीजिए अपने पूरी की पूरी ट्रेनिंग के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, और नई नई चीज़ें सीखिए जो आपको आगे बढ़ने में काम देंगी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज़ वेरी सपोर्टिव गवर्नमेंट उपलक्ष। अगर आपका मेडल आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको वो गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही है। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए और गेम के अंदर आगे बढ़िए। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कभी टाइम लगा, मैं जम्मू की तरफ मेरे को अगर इनविटेशन मिला आपकी टूर्नामेंट्स को कवर करने का, आपके चैंपियनशिप्स को देखने का, तो मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगा। सी यू देयर। स्केटिंग के अंदर मुझसे काफ़ी स्केटर्स पूछते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं मेरी हाइट को देख के, मेरी पर्सनालिटी और फिजिक को देख के, कि सर इस स्पोर्ट्स के अंदर क्या हाइट का एडवांटेज मिलता है। तो ये क्वेश्चन उनका है, मैं क्लियर करना चाहूँगा आप यूट्यूब के थ्रू सभी पेरेंट्स और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको, कि हाइट का कोई एडवांटेज नहीं होता रोलर स्पोर्ट्स के अंदर। इन स्पेसिफिक इवेंट्स इट वाज अ एडवांटेज, बट नॉट ओवरऑल यू कैन से दैट कि हाइट का काफ़ी एडवांटेज रहता है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन अदर गेम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइट का काफ़ी एडवांटेज रहता है, बट नॉट इन रोलर स्पोर्ट्स। अगर आपके बच्चे की हाइट छोटी भी रह गई है तो इट डजेंट मीन कि वो स्केटिंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड चैंपियन जितने भी हैं स्केटिंग के अंदर, उसमें से 75% स्केटर्स की हाइट छोटी है। दे आर नॉट सो टॉल, बट दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ वेरी गुड मसल्स, दे हैव वेरी गुड इंड्योरेंस, दे हैव अमेजिंग स्ट्रेंथ। स्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स क्या देखी गई हैं? आपकी थाई मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी काफ मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आपके शोल्डर्स में पावर होनी चाहिए। और आपको लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस में अच्छा करना है तो आपकी इंड्योरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, जिसको आप एब्स बोलते हैं, जो लोअर पोर्शन है, एब्डोमिनल्स, यहाँ पे इनको बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस में अच्छा परफॉर्म करना है तो। और भी कई क्वेरीज हैं, अगर आपकी हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। और एक मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम अगर हमारे बच्चों के इक्विपमेंट्स पे खर्चा करेंगे तो सिर्फ खर्चा करने से हमारे बच्चे का मेडल आ सकता है। ये बिल्कुल गलत है। और कुछ हद तक मतलब इक्विपमेंट्स काम करते हैं, लेकिन इक्विपमेंट से पहले बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे तो ही इक्विपमेंट्स काम करेंगे, अदरवाइज इक्विपमेंट्स भी काम नहीं करेंगे। सो बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बेसिक स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, और फोकस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं उस चीज़ को करने के लिए, और वो कितनी डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है किसी स्पोर्ट को लेके। स्केटिंग के अंदर एक बहुत सी बेसिक मिस्टेक हमने देखी है जो बहुत से स्केटर्स करते हैं, और पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से वो चीज़ें होती हैं। बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, और मैं चाहूँगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिए। उस आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके बच्चे का पूरा साल खराब हो सकता है, और हो सकता है कि अगर आप वो गलती ना करें तो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इंप्रूव करे और वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए उस साल के अंदर। और वो मिस्टेक है कि पेरेंट्स अक्सर गलती करते हैं बड़ा साइज लेके स्केट्स के अंदर। वो सोचते हैं कि अभी तो इसका बढ़ता हुआ पाँव है, अभी तो इंक्रीजिंग साइज है, तो सर ये छोटा हो गया तो क्या होगा। आपकी आपका जो टेंशन है वो बिल्कुल जायज़ है। यू आर एब्सोल्युटली राइट एट योर एंड, यू आर वरीड अबाउट द साइज। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, रोलर स्केटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। इफ़ यू आर कैपेबल टू अफोर्ड देन ओनली प्ले दिस स्पोर्ट। अगर आप इस गेम को अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप इस गेम को खेलिए, और शूज़ इसमें आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे। वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहने के लिए आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। ये कड़वा सच है, प्लीज़ आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते हैं
तो आपको अपने इक्विपमेंट्स अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे सही तरीके से। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि रोलर स्केटिंग और रोलर स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर आपको बार बार इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने पड़ते हैं अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। लेकिन उसका भी एक तरीका है, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। आप एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट गेट दैट इक्विपमेंट फ्रॉम योर कोच ओनली। आप उसको बॉयकॉट करने की कोशिश मत कीजिए, आप उस कोच को छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप उस कोच को छोड़ दीजिए, इट्स बेटर। आप दूसरा कोच, अच्छा कोच ढूंढिए, आप उसके पास जाइए, बट आप इक्विपमेंट्स हमेशा कोच से ही खरीदिए और सही इक्विपमेंट्स खरीदिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच के स्केटिंग छोड़ रहा है किसी कोच के पास से कि नहीं मुझे तो बड़ा स्केट चाहिए था और उन सर ने मेरे को बड़ा स्केट नहीं दिया, मुझे तो बड़ा स्केट चाहिए, तो यू आर रॉन्ग एट योर एंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कोचेस से भी, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप इसको प्लीज करना छोड़िए। एक छोटा सा स्टार्ट लीजिए अपने एंड पे। थोड़े टाइम के लिए दिक्कत आएगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि चीजें बदल रही हैं, बच्चों की इंप्रूवमेंट भी हो रही है, बच्चों के मेडल्स भी आ रहे हैं और डिसिप्लिन भी आ रहा है। मेरे अपने सभी कोचेस भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ऐसे कोई पेरेंट्स आ रहे हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नहीं चल रहे हैं, जो आप करेक्ट और बिल्कुल राइट इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देते हैं, तो आप प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए। क्योंकि स्केटिंग इज़ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, इट्स नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स, इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। प्रोफेशनल मीन्स कि इन दिस गेम लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, इट्स नॉट ईजी। It's same like cricket, but not famous like cricket right now. It's not growing like cricket right now, but level is same. We just need that support of everybody. In future, you will see that he will compete like a cricket. The same opportunities are there in skating also, but slowly it will improve. Tell these things to your parents and skaters and be strict, and please follow all the correct guidance and tell them if they are asking for that big sizes skaters, अगर वो बड़े साइज के जूते मांग रहे हैं, बड़े साइज के स्केट्स मांग रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कीजिए या फिर उनको गाइड कीजिए कि आप प्लीज सही तरीके का स्केट करिए, गलत चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप उनको सीधा बोलिए, either they have to left, either they have to continue the sport, they have choices. तो प्लीज डू दिस थिंग, एक छोटा सा चेंज कीजिए। मैं चाहता हूं कि स्केटिंग, और आपका भी यही ड्रीम है जो मेरा ड्रीम है, कि स्केटिंग एक टॉप लेवल पे पहुंचे इंडिया के अंदर। जो हमने सेक्रीफाइस किया है पीछे, जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, कि जिन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमने हमारे कई कीमती साल खराब करे हैं स्केटिंग के अंदर, वो कोई और बच्चा ना करे। उनको सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। और अपने बच्चों से सच बोलना सीखिए कि आप किस लेवल तक खेले हुए हैं, तो ये बेटर रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी रहे, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। अगर आपने कभी स्केटिंग नहीं भी की है तो भी आप ऑनेस्टली उनको बोलना शुरू कीजिए। आई एम श्योर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर मेहनत करके उनको स्केट्स पे खड़ा होना सिखाया है। अगर उनको जीतना होगा, अगर बड़े लेवल पे जाना होगा, तो आप उनको सिंपली बोलिए कि यू चेंज द कोच, आप किसी और कोच के पास जाइए। आई एम अ फिटनेस टाइप कोच, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्केटिंग कोच। आप इस चीज को बोल सकते हैं। सच को एक्सेप्ट करने में दोस्तों कोई बुराई नहीं है, आप एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपने जिस लेवल तक भी स्केटिंग की है आप बताइए। हमें सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है प्लेयर्स को, अगर हम इस गेम को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज जैसे चलता आ रहा है सदियों से, वैसे ही चलता रहेगा दोस्तों। और बहुत दुख होता है कि अगर आपका गेम इतना बढ़िया है तो ये उस लेवल तक क्यों नहीं गया है। मुझे पर्सनली बहुत फील होता है एज अ स्केटर। आपको होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता। अगर आपको भी होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें बताइए कि आपको क्या क्या सुनने को मिलता है। जब मैं स्केटर था, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। सोसाइटी में ये तक नहीं पता था कि ये चीज क्या होती है। दे आर कॉलिंग अस पहिए वाला जूता, पहिए वाला चक्का, टायरों वाली गाड़ी। सच काइंड ऑफ वर्ड्स वी लिसन दैट ऑन आवर टाइम, बट एट लीस्ट नाउ आई एम हैप्पी। लोगों को पता है कि स्केटिंग क्या होती है, स्केटिंग लोग कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को पता चलना शुरू हुआ है।
और अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोगों को नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम हमारी टीम भेजेंगे और उनको प्रॉपरली सेमिनार के अंदर हम बताएंगे कि स्केटिंग क्या है और आपको स्केटिंग क्यों करनी चाहिए। और मैं आपको स्कोप के ऊपर भी हम एक वीडियो बहुत जरूर जल्दी बनाएंगे, अगली वीडियो हमारी स्कोप के ऊपर होगी। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस और नोटिफिकेशन के ऊपर बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगी। तो आप उस पर जरूर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब अवर चैनल। हम स्कोप का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स के ऊपर कि क्या स्कोप है, हम उसके ऊपर बताएंगे। स्कोप गेम के अंदर बहुत ज्यादा है, स्पेशली मैं बताना चाहूंगा अगर अर्ली एज के अंदर बच्चा स्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, इन द एज ऑफ 3 ही स्टार्टेड स्केटिंग, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर वो स्केटिंग को कंटिन्यू करता रहता है तो वो जरूर एक दिन इंडिया का फास्टेस्ट स्केटर बन सकता है। वो बस सिस्टमैटिक ढंग को फॉलो करे, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, डेफिनेटली ही विल टच द हाइट्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्केटिंग के अंदर गर्ल्स का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर गर्ल्स स्केटिंग को करती हैं तो उनको हायर एजुकेशन के अंदर सीट्स के अंदर काफ़ी सपोर्ट मिलता है एडमिशन के अंदर, और आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट है स्केटिंग के अंदर। इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जम्मू, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, सो पीपल आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू स्केटिंग। रोल बॉल के अंदर राजस्थान में आप काफ़ी एम्प्लॉयज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्टेड हैं। मैं जम्मू के अंदर आपको बता सकता हूँ कि स्पीड स्केटिंग और रोल बॉल दोनों के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉय अपॉइंटेड हैं। हरियाणा, पंजाब के अंदर मैं ऐसे काफ़ी कोचेज आपको बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब पे अपॉइंटेड हैं थ्रू स्केटिंग, और हरियाणा और पंजाब के अंदर तो वो एज अ स्केटिंग कोच अपॉइंटेड हैं। सो आप देखिए फ्यूचर है, बट इसके अंदर मेडल आना बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। देखिए ओलंपिक के अंदर मेडल से ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती हैं हरियाणा और किसी भी स्टेट के अंदर, आपको और भी इवेंट्स के अंदर मिलती हैं अगर आप वहां पे मेडल लेके आते हैं तो। मेरे खुद के कजन्स ही इतने हैं जिनके मतलब कि एशियन गेम्स के अंदर मेडल हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर मेडल हैं, और वो उनको जॉब मिली हुई है, दे आर ऑन गुड लेवल, क्लास 1 जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मेडल आना भी बहुत जरूरी है। ये मैंने जितने भी एम्प्लॉयज आपको बताए हैं कि जो जो स्टेट्स में जॉब कर रहे हैं, इनके उस लेवल पे मेडल हैं तो इनको जॉब वहां पे मिली हुई है। लेकिन जनरली क्या देखने को मिलता है कि अगर अब ये बात होती है कि जॉब्स किस लेवल पे मिलती हैं और किस लेवल का मेडल आना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास सीनियर कैटेगरी के अंदर मेडल होना बहुत जरूरी है, और सीनियर कैटेगरी के अंदर जब आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल आ रहा है तो वहां पे कम से कम 8 टीमें होनी चाहिए। जब आपका मेडल आया है, अगर आपकी सिर्फ टीमें ही 3 हैं और आपका मेडल आ गया, या 5 टीमें हैं या 8 से भी कम कम टीमें हैं, तो आपके उस मेडल की वैल्यू नहीं होगी और आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये जितने भी प्लेयर्स हैं आपको बोलते हैं कि बेटा तेरा तो मेडल आया था, तेरे को गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली? क्या करें आंटी, गवर्नमेंट तो करप्ट है। वो अपनी कमियों को गवर्नमेंट के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको सच बताना चाहिए कि किस्मत से कोई नहीं जीत सकता, जो किस्मत होती है उससे कोई नहीं जीत सकता। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी आंटी, वी डिड अवर बेस्ट यार, वी डिड अवर बेस्ट। हमें ये बोलना चाहिए कि हमने अपने लेवल पे एफर्ट्स किए हैं, कुछ भगवान की भी मर्जी होती है। ये चीजें मानना आप सीखो, और जब आपके मेडल आएंगे तब आप ग्रो भी करोगे 100%। अब मेडल जितने आए हैं उतनी गवर्नमेंट जॉब्स हमारे पास हैं, और नेशनल गोल्ड के ऊपर भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है राजस्थान के अंदर। मैं आपको बता दूं, अगर आप रोल बॉल के प्लेयर हैं तो अगर आपका सीनियर नेशनल के अंदर गोल्ड है तो आप इजिली एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने के लिए, और वो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं घर पे। आपको बस फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा करना होता है। अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि आपको स्केटिंग क्यों करनी चाहिए। स्केटिंग जनरली कोई भी जॉब के लिए स्टार्ट नहीं करता है। अगर कोई जॉब के लिए स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको भी कहूंगा कि आप स्केटिंग चूज मत कीजिए, गो इन अदर स्पोर्ट्स। स्केटिंग को स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उनकी फिटनेस इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती है, इतनी ज़्यादा उनकी मतलब हेल्थ ग्रो करती है, कैलोरीज बर्न करते हैं, उनके माइंड की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा होती है, उनके आई कॉन्टेक्ट्स। अगर किसी की आई वीक है और अगर वो स्केटिंग कर रहा है तो उसकी आई भी काफ़ी मतलब कि स्ट्रांग होती है। उनके चश्मे हटते हुए देखे मैंने काफ़ी स्केटर्स के, कि अगर वो स्केटिंग कर रहे हैं तो उनके चश्मे हट गए हैं क्योंकि उनकी आईज की एक्सरसाइज हो रही है स्केटिंग करते वक्त। और जनरली वो फोन पे बैठे रहते हैं और स्टिक रहते हैं बिल्कुल फोन को, जब वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो उनकी आंखें वीक हो जाती हैं। अगर आप स्केटिंग कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम इसके ऊपर फिर कभी वीडियो पे डिस्कस करेंगे।
हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को पैसा वेस्ट करते हुए देखा है, और बाद में फिर जब उनके बच्चों की परफॉर्मेंस का ग्राफ गिरने लगता है नीचे, तो फिर वो वरीड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और लोगों को गालियां देना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि बेरिंग्स के ऊपर लेके, कि बेरिंग्स हमें कब खरीदने चाहिए और कैसे खरीदने चाहिए और उनको मेंटेन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा किसी भी कैटेगरी में है, तो सबसे पहले आपको उस कैटेगरी के इवेंट्स की स्टडी करनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी रेसेस होती हैं। और अगर आपका बच्चा वो रेसेस में सारी रेसेस को बिना रुके पूरा कर रहा है, ये तो है फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन में वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो सारे इवेंट्स की ट्रेनिंग रेगुलरली कर रहा है, या फिर उसको मतलब स्किप डेज में कर रहा है, या फिर वो स्टडीज को प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहा है। जब स्केटिंग आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाए, तभी आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली इक्विपमेंट्स पे। और आपको स्पोर्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा इफ यू आर नॉट गुड इन स्टडीज। इफ यू आर गुड इन स्टडीज, आई विल सजेस्ट कंटिन्यू स्टडीज, डोंट गो इन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्टडीज बहुत आसान है मेरे दोस्तों स्पोर्ट्स के मुकाबले। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग होता है, किसी को वर्ड समझ में आते हैं तो किसी को सिंबल समझ में आते हैं। तो जिसको वर्ड समझ में आते हैं उसको वर्ड्स वाली स्टडी ही करनी चाहिए, और जिसको सिंबल समझ में आते हैं उनको सिंबल्स वाली ही चीज़ों में रहना चाहिए। तो अनएजुकेटेड कोई नहीं होता, और कोई चीज़ आसान नहीं है, और पढ़ाई हर जगह है। और अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं स्पोर्ट्स में तो पढ़ना नहीं पड़ता, स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई है दोस्तों, ये भी एक पढ़ाई ही है, ये एक एजुकेशन ही है। बस इसमें आपको भाग के खेलते कूदते चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, और उसमें आपको एक जगह बैठ के अपनी बॉडी का जोर ना लगाते हुए दिमाग का इस्तेमाल करके बस आगे बढ़ना होता है। तो ये आपको चूज करना है कि आप कौन सी फील्ड में बेस्ट हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टिक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे बेरिंग्स हमें कब खरीदने चाहिए। तो आपको उन रेसेस को स्टडी करना चाहिए, और उन रेसेस के अंदर इवेंट के आप कितने सेट्स लगा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 1000 मीटर के अंदर बेस्ट हैं, मैं 1000 मीटर को लेता हूँ, और अगर 1000 मीटर रेस हो रही है तो उसकी कितनी हीट्स बनती हैं एज ग्रुप के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्केटर्स पार्टिसिपेट करते हैं चैंपियनशिप के अंदर, और उस चैंपियनशिप के अंदर आपके बच्चे की कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे होते हैं, तो कितनी हीट्स डिवाइड होती हैं। तो उतनी हीट्स की ट्रेनिंग करवाना बच्चों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल चैंपियनशिप में आप देखेंगे कि आपका बच्चा सपोज 1000 मीटर भागने के लिए कैपेबल है, वो 5 लैप्स लगा सकता है ट्रैक के, लेकिन वहां जाके उसको भागने पड़ते हैं 20 लैप, उसको 4 हीट्स भागनी पड़ती है इंक्लूडिंग फाइनल्स। तो वो कैपेबल कहाँ होगा भागने के लिए, क्योंकि उसके अंदर तो जान सिर्फ 5 लैप भागने की है। ऐसे मोमेंट पे आपको बेरिंग्स नहीं परचेज करने चाहिए, उससे पहले आपको उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए, उसकी इंडोरेंस बिल्ड करनी चाहिए, उसकी टेक्निक को ठीक करना चाहिए, उसके बाद आपको इक्विपमेंट परचेज करना चाहिए। मगर क्वेश्चन उठता है, अगर इन एक्सेप्शनल केस आपका बच्चा कैपेबल है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग में, और सभी एकेडमीज के अंदर सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके साथ मिक्स ट्रेनिंग करते हैं। किसी भी ऐसी एकेडमी के अंदर स्पेसिफिक एज ग्रुप के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं होती है, सभी एक साथ मिक्सअप और मतलब कोलैब करके ट्रेनिंग करते हैं। तो उस टाइम के अंदर आपका बच्चा अपने क्लब और एकेडमी के बच्चों को पकड़ पा रहा है या नहीं। अगर उनके साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनके बिल्कुल पीछे लग के चल रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको बेरिंग्स खरीदने चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस करेगी कंपटीशन के अंदर। और लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको ऑल द टाइम यू आर यूजिंग कंपटीशन बेरिंग्स, उसका भी एक तरीका है, हम आगे बात करेंगे। तीसरी बात, बेरिंग्स के अंदर कितने टाइप के बेरिंग्स होते हैं। ये तो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो, लेकिन मैं एक बेसिक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बेरिंग्स के अंदर 7 बॉल बेरिंग्स, 6 बॉल बेरिंग्स, 5 बॉल बेरिंग्स आर देयर। ये अलग अलग वैरायटी के बेरिंग्स हैं जो स्केटिंग के अंदर यूज करते हैं स्केटर्स, और स्केटिंग के अंदर बेरिंग्स अलग अलग तरीके से आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते वक्त आपको अलग बेरिंग यूज करने होते हैं, और कंपटीशन के टाइम पे कंपटीशन वाले बेरिंग सेपरेट होते हैं। तो आप कभी भी कंपटीशन बेरिंग्स को प्रैक्टिस के अंदर यूज ना करें। सिर्फ आप कंपटीशन के 15 से 20 दिन पहले आप कंपटीशन बेरिंग्स को डालना स्टार्ट करें प्रैक्टिस के अंदर, और उस पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करें। और ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि कंपटीशन बेरिंग्स को चलाना भी आना चाहिए, अगर आप एकदम से बेरिंग चेंज करेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस रोल को, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी।
इसलिए आपको उन्हें चलाना भी आना चाहिए, सही टाइम पे यूज़ करना चाहिए, और रेगुलर ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिस बेयरिंग के साथ करनी चाहिए। और प्रैक्टिस बेयरिंग को जनरली मैं देखता हूँ कि मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे उनको ऐसे ही फेंक देते हैं जाके। आजकल के बच्चे पैशनेट नहीं है उन चीज़ों को लेके, उनको पैशनेट खुद जनरेट करना पड़ेगा अपने अंदर, अपने स्केट से प्यार करना पड़ेगा, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उनकी सर्विस करनी पड़ेगी, उनको डेली साफ करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने स्केट्स की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने खुद सीखा है इस चीज़ के अंदर। और जिस दिन से आप अपने स्केट्स की केयर करना स्टार्ट करना शुरू कर दें खुद से, भगवान भी देखता है और गॉड भी देखता है। देयर इज़ वन एनी मिरेकल, जो देखता है, एक नेचुरल पावर है ऊपर, वो आपको हेल्प करना स्टार्ट करता है आपकी रेसेस के अंदर, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो आप खुद से केयर करना स्टार्ट करें। पेरेंट्स तो आपके स्केट्स की केयर करते ही हैं, आप खुद से भी स्टार्ट कीजिए। ये मत कहिए कि आप काफ़ी छोटे हैं। आप छोटे हैं, छोटी छोटी चीज़ें करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप वो बड़ी चीज़ें भी करना स्टार्ट कर देंगे। मैं बिल्कुल समझता हूँ कैडेट कैटेगरी के बच्चे भी हमारे स्केटिंग में भागते हैं, जो बिलो 5 ईयर्स होते हैं और अबव 5 to 7 ईयर, अंडर 7 ईयर्स होते हैं तो भागते हैं। उनके लिए थोड़ा मुश्किल टफ टास्क रहता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे स्केट्स पे कपड़ा मारना, अपने स्केट्स के बैग को खुद उठाना, अपने स्केट्स को खुद रेडी करना, बैग के अंदर डालना। छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी तो आप अपनी नोटबुक्स को खुद अंदर डालते हैं जब जाते हैं, तो ठीक इसी तरीके से आप अपने स्केट्स को भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें स्केट्स की बेयरिंग्स कब खरीदने चाहिए, और खरीदने चाहिए तो किस तरीके से उनको मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि मैं पीछे वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि कैसी सिचुएशंस में खरीदने चाहिए। अब बात करेंगे कि खरीदने के बाद उनको मेंटेन किस तरीके से करना है। मैं आपको बताऊंगा, स्केटर्स गलती करते हैं, बहुत सी मतलब की गलतियां करते हैं कि वो सोचते हैं कि गेम बहुत एक्सपेंसिव है, और स्केटर्स बड़ी मेहनत के साथ एक एक चीज़ें खरीदते हैं। मैं ये भी सैल्यूट करूंगा कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि बहुत पैशनेट भी हैं स्केटर स्केटिंग को लेके। वो मतलब अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, बहुत से सेक्रीफाइस करते हैं, लाइक कि पापा मैं और कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ मुझे ये चीज़ दिला दो। दे आर लिटरली बैगिंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, मैंने देखा है। वो मतलब कि वो भीख मांगते हुए देखा है मैंने कि पापा मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, प्लीज़ मुझे स्केटिंग का ये इक्विपमेंट दिला दीजिए। बड़े हो जाने के बाद भी बच्चे करते हैं, जब तक वो अर्न करना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उसमें वो कुछ एक चीज़ों के लूप होल छोड़ देते हैं, जो कि मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है। जैसे दोस्तों, आप गाड़ी खरीदें लेकिन उसकी आप अगर सर्विस नहीं करवाएंगे तो वो गाड़ी कितना लंबा चलेगी या कम चलेगी, आप खुद ही बता सकते हैं मेरे को। अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके पास कोई भी अगर व्हीकल है, और अगर आप सिर्फ वो व्हीकल खरीद लेते हैं और उसकी सर्विस नहीं करते हैं, तो वो गाड़ी कितना लंबा चलेगी। इसलिए आपको कोई भी इक्विपमेंट्स खरीदने से पहले देखना चाहिए कि भाई इसकी सर्विस क्या है। कोई भी कोच, कोई भी मतलब सेल्समैन, कोई भी डीलर, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो वो सबसे गलत है। आपको ऑनलाइन कभी नहीं लेनी चाहिए चीज़ें, स्पेशली स्केटिंग के इक्विपमेंट्स। आपको कोच की एडवाइस लेके ही लेने चाहिए। तो अगर कोई भी कोच से आप पूछेंगे तो वो सारी चीज़ों को बढ़िया ही बताएगा। आप किसी शॉपकीपर से भी जाके पूछेंगे तो वो बढ़िया ही बताएगा, क्योंकि वो कोच है। कोच को पता है कि कौन से बेरिंग की कितनी मेंटेनेंस करनी है। अगर मैं कोई चीज़ बढ़िया चीज़ सेल कर रहा हूँ या फिर किसी को दे रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं बैठा हूँ उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, मैं मेंटेनेंस करूंगा। लेकिन क्या होता है कि कई पेरेंट्स स्मार्ट बन जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे होगी, नहीं ये चीज़ तो वैसे होगी। इसलिए बेटर है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो वी रिस्पेक्ट दैट। हम किसी की मतलब कि कोई ईगो के ऊपर पॉइंट नहीं उठा रहे हैं। हर किसी को खुद ही काम करना चाहिए, कोच के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए कि कोच जो कह रहा है या फिर वही करो। आप सीखो खुद से, आप क्यों डिपेंड रह रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। तो आपको बेरिंग्स की मेंटेनेंस करनी सीखनी चाहिए कि भाई इस बेरिंग की इतनी मेंटेनेंस है, क्या ये आगे दिक्कत तो नहीं देगा, और अगर मेंटेनेंस है तो कितने टाइम पे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बेरिंग्स आ रहे हैं, तो वो अच्छे हैं, नो डाउट इंप्रूवमेंट भी लाते हैं परफॉर्मेंस के अंदर, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आई है। जैसे कि मैं काफ़ी सेट्स बेरिंग्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास आप मोर देन 10 सेट्स ऑफ बेरिंग्स हैं कंपटीशन के, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगली वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबका अलग अलग है। लेकिन मैं बेरिंग एट प्रेजेंट यूज़ वो कर रहा हूँ जिसको मुझे ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो चलता रहता है। बारिश में भी वो चलता है, धूप में भी चलता है, और ज़्यादा डस्ट भी है तो वहाँ पे भी वो चलता है, और रफ रोड्स के ऊपर भी चलता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रोड के ऊपर अगर बेरिंग को, कंपटीशन बेरिंग्स को यूज़ करते हैं, तो उन बेरिंग की एक लाइफ होती है। एक टाइम के बाद वो मतलब कि उनके अंदर की जो मतलब आप देखोगे कि एक स्टील की जो प्लेट होती है
जो राउंड से आपको दिखेगी बेरिंग के अंदर, वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है, बेरिंग्स में आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है तो बेरिंग की लाइफ कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको नए बेरिंग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एम तो सिर्फ और सिर्फ स्केटिंग के अंदर मेडल निकालना है, तो बेशक आप बेरिंग्स और इक्विपमेंट्स के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको सजेशन देने के लिए, लेकिन अगर मैं मेरे बच्चों की बात करूँ तो मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूँ कि वो एकदम से खर्चा करें और एकदम से इक्विपमेंट्स परचेज करें। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है, और सही मसल्स होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। और सही मसल्स होती हैं जो वो स्केटिंग करके ही बनती हैं, वो बिना स्केटिंग करके नहीं बन सकती, क्योंकि एक लिमिटेड एज के अंदर बच्चों को जिम करना अलाउड नहीं होता है दोस्तों। तो उससे पहले जो बच्चों की मसल्स बनती हैं वो मसल्स नेचुरल बॉडी वेट ट्रेनिंग और ऑफ ट्रेनिंग से ही बनती हैं। और छोटे बच्चों को उन ऑफ ट्रेनिंग करवाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर हम उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने की आदत डाल देंगे कि जो एकदम से परफॉर्मेंस को निकाल दें, ये तो नशे वाली बात हो गई कि अगर हमने उसको नशे की आदत अभी से डाल दी तो वो उसके बिना रह ही नहीं सकेगा। तो हमें देखना है कि उसको उस चीज़ से कितना दूर रखा जाए। मेडिसिन से जैसे भी कि हम अवॉइड करते हैं कि भाई बच्चों को ज़्यादा दवाई नहीं खिलानी चाहिए, अगर ज़्यादा दवाई खिला दी तो उनका शरीर खराब हो जाएगा, उनको उसकी आदत हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, नहीं भैया, मेरे को तो यही बेरिंग चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए, मेरा कॉम्पिटिटर ये बेरिंग यूज़ कर रहा है। ऐसा होता है, और इसीलिए ये फील्ड के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ग्रो हो रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है स्पोर्ट्स के अंदर कि भाई मेरा बच्चा क्यों ना जीते, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए। और बस इस जिद के ऊपर लोगों को मौका मिल रहा है बिजनेस करने का। रेस से पहले आपको बेरिंग्स की कंडीशन चेक जरूर करनी चाहिए कि वो किस कंडीशन पे रोल कर रहे हैं। अगर उसको वॉश करने की रिक्वायरमेंट आपको लग रही है तो आपको वॉश करने चाहिए, और आपको कभी भी सारे बेरिंग्स वॉश करने की जरूरत नहीं है। आप कंडीशन चेक का मतलब ये होता है कि कौन से बेरिंग के अंदर रोल कम है, आप उसके ऊपर स्टडी करो और उसी को वॉश करो। क्योंकि ट्रेनिंग से पहले मैंने जैसा कि पीछे वीडियो में आपको बताया था कि 15-20 दिन पहले आपको कंपटीशन बेरिंग्स यूज करने स्टार्ट कर देने चाहिए। तो उसका मतलब यही है कि आप उन बेरिंग्स को मतलब फ्लो में लेके आ रहे हैं और एक अच्छी कंडीशन पे ला के छोड़ रहे हैं। और उसमें से अगर कुछ बेरिंग्स में अगर प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि ऐसा होता है, बेरिंग्स का सेट 16 बेरिंग्स का होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, और उसके अंदर कुछ बेरिंग्स स्लो होते हैं, कुछ बेरिंग्स फास्ट होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके अंदर वी कैन नॉट से दैट। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव बेरिंग्स आते हैं, उनके अंदर ये चीज़ जरूर होती है कि वो एक एक सेट को पर्सनली मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद ही वो सेंड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा किसी भी बेरिंग और अदर बेरिंग के साथ पाया जाता है, क्योंकि वो एक साथ बल्क में काफ़ी मैन्युफैक्चर होते हैं और उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि हर बेरिंग की एक रोल होती है और वो सेट होती है कि भाई ये इतनी स्पीड तक रोल करेगा। तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए मतलब कि आप कोच की भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते, ना ही मैन्युफैक्चर की निकाल सकते, ना ही किसी कंपनी के ऑनर की। ये एक तरीका ही है, लेकिन महंगे क्यों रखे इतने बेरिंग, उसका यही तरीका है, उन्होंने अपनी इन क्वालिटीज के ऊपर वर्क करा हुआ है कि हमारे बेरिंग स्पेसिफिकली डिजाइन है और पर्सनली मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, तो इसलिए वो लोग खरीदते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, उसके लिए हम जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे। बेचारों की इस चीज की वजह से बेचारे दूसरे बच्चे पिस जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन चीजों को। इस गेम के अंदर ये चीज होती है, और इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं, स्केटिंग के अंदर बहुत वर्क करते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग से ही एक अच्छे इक्विपमेंट्स की हैबिट बना लेते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो ये दिक्कत आ रही है उसमें, स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करें, मसल्स के ऊपर बिल्ड करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है तो अपनी डाइट के ऊपर वर्क करें, अपने डिसिप्लिन के ऊपर वर्क करें, और फ्रेम चेंज करें उस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि फ्रेम का रोल ही होता है कि अगर आपकी टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपकी टेक्निक इंप्रूव होनी है और अगर टेक्निक में कहीं आप लूप छोड़ रहे हैं, तो आप अपनी स्टेपिंग को चेंज करें, फ्रेम चेंज करके। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत सोच समझ के इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों पे आप अगर गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बार, तो वो हैबिट बनती जाएगी। नो डाउट कैडेट्स कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर उनके ऊपर हम पैसा लगाएं तो मेडल्स आएंगे, आपके बच्चों के मेडल आएंगे और वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, नेशनल्स में भी मेडल आएंगे। लेकिन आपको सोचना है कि इट वाज अ वन टास्क, क्या एक नेशनल की ही बात है कि आपको सिर्फ एक नेशनल जीतना है,
या आपको इंडियन टीम तक जाना है। अगर आपको इंडियन टीम तक की जर्नी तय करनी है तो आप स्टार्टिंग से ही बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें, ताकि आगे जाने वाले टाइम पे लोग पूछे कि भैया बच्चा खाता क्या है, ये क्या खा के भागता है। सो वेट फॉर दैट मोमेंट एंड वेट फॉर दैट टाइम व्हेन यू हैव टू स्माइल कि ये तो कुछ नहीं खाता है, ये तो नॉर्मल भागता है। मैंने काफी बच्चों को देखा है ऐसे करते हुए कि जिनका बेस काफी स्ट्रांग रहा हुआ होता है और वो सही तरीके से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे होते हैं, और जब जाके उनको एक अच्छा इक्विपमेंट मिलता है तो उसके बाद फिर वो बूम करते हैं। दोस्तों बेरिंग्स के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, और बेरिंग्स के अंदर एक ये मिथ है कि ये बेरिंग्स इतना रोल करता है, ये बेरिंग्स उतना रोल करता है, इसके अंदर इतना रोल है, ये इतना फास्ट भागता है, ये इतनी मिनट्स तक रुकता नहीं है, ये नहीं करता है। नो डाउट होता है, लेकिन हमारे स्केटिंग के अंदर आप देखोगे कि धूप के अंदर भी रेसेस होती है। जब धूप के अंदर रेसेस होती है दोस्तों, तो उस टाइम पे बेरिंग्स का जो रोल होता है वो स्टील के बेरिंग्स होते हैं, बॉल स्टील्स के होते हैं, कई बेरिंग सेरामिक के होते हैं। तो सब मतलब कि धूप के अंदर थोड़ा कम काम करते हैं, कोई ज्यादा कम काम करता है तो कोई बिल्कुल कम काम करता है तो कोई थोड़ा ठीक काम करता है। इस तरीके से होता है। तो आप इस मिसकंसेप्शन के अंदर मत रहिए कि ये बेरिंग हर टाइम भागेगा। तो धूप के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो कभी भी आप इस बहकावे में मत आइएगा कि धूप में भी ये बेरिंग्स भैया भागेंगे। रोल उस टाइम पे डिक्रीज होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अगर धूप में रेस होती है तो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है और अगर आपके अंदर विल पावर है और आप स्मार्ट हैं, तो आप सही टाइम पे कौन सी चीज करनी है वो जानते हैं, तो आप वो रेस जीत जाएंगे। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं, और मैं उनकी पूरी तरीके से भी ये गलती नहीं कहूँगा कि उसमें से काफ़ी स्केटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बेरिंग्स के सेट ही मतलब एक होते हैं, एक सिंगल सेट होता है उनके पास कंपटीशन का, और उसी को वो बार बार यूज़ करते हैं, जिससे उनके बेरिंग्स की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। आपके पास सेट्स होने चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपके पास अलग बेरिंग का सेट होना चाहिए, रोड ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए अलग बेरिंग का सेट होना चाहिए, रोड कंपटीशन के लिए आपके पास एक अलग बेरिंग का सेट होना चाहिए, और ट्रैक रेसिस के लिए आपके पास बेरिंग का एक अलग सेट होना चाहिए। खर्चा तो बहुत है दोस्तों, लेकिन यही एक सही तरीका है आगे बढ़ने का। आपको इक्विपमेंट्स पे थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही एक सही तरीका है अगर आप चाहते हैं कि वो बेरिंग्स का टाइम पीरियड थोड़ा इंक्रीज हो और ज़्यादा लंबे चले। और अगर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है और वो नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पुलर्स का यूज़ करना चाहिए बाय यूजिंग योर एल्कीज और अदर इक्विपमेंट्स। आपको जो मतलब कि सर्टिफाइड पुलर्स हैं वही यूज़ करने चाहिए, जिससे आपके बेरिंग्स की लाइफ अच्छी बढ़े। और पुलर किस तरीके के दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। बेरिंग पुलर इस तरीके के दिखते हैं दोस्तों। ये एक बैटल स्केट्स कंपनी का बेरिंग पुलर है जो मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इट्स वेरी चीपेस्ट और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है, और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। आप इसके बीच में अपने व्हील को डाल सकते हैं और बेरिंग को डाल के अंदर सेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी है। इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। आप शॉर्ट वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और देखिएगा। आप मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं चैनल के अंदर, काफ़ी यूजफुल शॉर्ट्स मैंने अपडेट की हुई हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हैं तो। हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं कि और भी अलग अलग तरीके के दिखने वाले पुलर्स होते हैं, बट इस टाइप का पुलर ही आप परचेज कीजिए जो कि मतलब कि अच्छा रहता है, लाइफ भी अच्छी है इसकी, और ये लॉन्ग टर्म का अगर ये पड़ा भी रहेगा तो खराब नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। और प्रैक्टिस के अंदर जनरली आपको स्टील बेरिंग्स यूज करने चाहिए। सेरेमिक बेरिंग्स आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि सेरेमिक बेरिंग्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो स्टील बेरिंग्स यूज कीजिए और 7 बॉल्स बेरिंग्स यूज कीजिए प्रैक्टिस के अंदर। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्केटिंग के अंदर दोस्तों बहुत से स्केटर्स मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं और मैनिपुलेट हो रहे हैं, और वो बहुत जगह मतलब कि अपने कैरियर के साथ मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं और वो गलत जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मोटिवेट अस एंड बी विद अस।